Assalamualaikum students, I am Rimsha Sair, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, today I am going to summarize chapter number 11 for you students, that is thermochemistry. So let's get started. Students, thermochemistry को define करने से पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी chemical processes होते हैं they involve energy change, physical processes as well, like melting of ice जैसे आप देख सकते हैं. So what is thermodynamics? Thermodynamics is the study of all types of energy changes that are associated with the physical and as well as chemical changes. अब thermochemistry क्या है? Thermochemistry is just like a branch of thermodynamics या part of thermodynamics which deals with just thermal or heat changes that are caused by chemical reactions. अब हम देखते हैं कि energy changes and chemical reactions को हम किस तरह डील करेंगे. सबसे पहले यूनिट्स. एनर्जी चेंजेस के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं कैलोरी, kilocalorie, joules and kilojoule, where 1 calorie is equals to 4.18 joules and 1 kilocalorie will be equal to 4.18 kilojoules. Then what is system, surrounding and boundary? That part of the universe that is under our observation, जिसे हम observe कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम experiment conduct कर रहे हैं या whatever, उसे हम system बोलेंगे. And there will be a boundary between the system and outside universe, जिसको हम surroundings बोलेंगे. Thermochemical reaction. Reaction which proceeds with the evolution or absorption of heat is called as thermochemical reaction. अब thermochemical reaction दो types के होते हैं, exothermic reaction and endothermic reaction. Reaction which proceeds with the evolution of heat will be the exothermic reaction and which proceeds with the absorption of heat will be the endothermic reaction. Exothermic reaction की केस में क्या होता है कि एनर्जी, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग ट्रांसफर होती है, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करता है. वाइल एंडोथर्मी की केस में ये होता है कि हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द सिस्टम ट्रांसफर होती है, यानी कि हीट ऑफ द सराउंडिंग या टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज करता है. फॉर एग्जांपल इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आप देख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. द हीट इवॉल्व को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. वाइल इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट एब्जॉर्ब वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कोई भी कंबशन की आप एग्जांपल ले सकते हैं, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन की केस में मेल्टिंग ऑफ आइस. हीट ऑफ रिएक्शन. The heat evolved or absorbed during the course of a chemical reaction is called as the heat of reaction. Heat of reaction exothermic भी हो सकती है, endothermic भी हो सकती है. अगर कोई भी reaction exothermic है तो in reverse वो endothermic होगा, और अगर कोई भी reaction endothermic है तो in reverse direction it will be exothermic. Thermodynamics. Thermodynamic system की properties डिस्कस करते हैं one by one. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है. A thermodynamic system is said to be in a certain state where its all the properties have डेफिनेट वैल्यू, यानी कि एक सिस्टम है जिसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि वेदर इट्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास और कंपोजिशन आर फिक्स्ड और नॉट. अगर इनकी वैल्यूज फिक्स्ड हैं मींस वो एक डेफिनेट स्टेट के अंदर हैं, और अगर कुछ टाइम इंटरवल के बाद इन तमाम वैल्यूज़ के अंदर, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के अंदर डेफिनेट चेंज आता है या सर्टन किस्म का चेंज आता है तो इट मीन्स कि उनका मैग्नीट्यूड चेंज होगा एक ख़ास टाइम इंटरवल के बाद. और जब उनका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो हम उनकी जस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे रिलाई करेंगे या उन्हीं को हम ऑब्जर्व करेंगे. और जब हम उनकी जस्ट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर रिलाई करेंगे इट मीन्स वी आर डीलिंग विद सम स्टेट फंक्शंस. इन द केस ऑफ स्टेट फंक्शन वी ओनली डील विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन. कोई एक सिस्टम है, हमने उसको डील किया 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज किया 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो जो टेम्परेचर चेंज आएगा वो स्टेट फंक्शन कहलाएगा. सिस्टम कोई भी 3 तरह का हो सकता है. एक आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, क्लोज सिस्टम हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकता है. आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मैटर का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता सिस्टम का सराउंडिंग के साथ. क्लोज सिस्टम में देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, जो कि बाउंड्री के थ्रू हो रहा होता है. इन ओपन सिस्टम देयर इज एन ओपन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर between the system and the surrounding. Then spontaneous reaction and non-spontaneous reaction. Waterfalls आपने देखी होंगी स्टूडेंट्स. वाटरफॉल में वाटर खुद ब खुद गिर रहा होता है नीचे towards the force of gravity. Those reactions which proceed on their own are called as spontaneous reaction. जबकि वो reactions जिनको energy provide करनी पड़ती है to take place are called as non-spontaneous reaction. यानी कि pumping of water uphill जो कि external energy के use के बगैर possible नहीं है. Internal energy. The sum of all kinds of energies of the particles present in the system is called as internal energy of the system. Internal energy is also a state function. Students, let's discuss first law of thermodynamics. कि first law of thermodynamics क्या होता है? It states the total energy of an isolated system remains constant though it may change from one form to another form. यानी कि आप सिस्टम में एनर्जी देते हैं या उससे लेते हैं through any physical or chemical change.
एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एवॉल्व हो सकती है, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, विच सेज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी को हीट एब्जॉर्ब या एवॉल्व प्लस द प्रेशर वॉल्यूम वर्क से रिलेट करता है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता क्या है और ये कैसे डील करता है, इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से देखते हैं। आपके सामने एक इमेज होगा, इमेज में हम ये शो कर रहे हैं कि हीट हम एक गैशियस सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं एंड गैशियस सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद अ मूवेबल पिस्टन। पिस्टन मूव कर रही है। क्या होता है कि हम हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, तो गैस का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, गैशियस पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी पकड़ते हैं और वॉल्यूम एज अ रिजल्ट सिस्टम का इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो पिस्टन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन पे चली जाती है, यानी कि इनिशियल से फाइनल स्टेट में चली जाती है। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम चेंज आता है। इट मीन्स work is done by the system and whenever work is done by the system it is negative। अगर मैं पिस्टन मूव करती from its initial to final position it means कि मैं positive work done कर रही होती। आगे चलते हैं, रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं between the internal energy of the system and thermal energy। The total heat content of a system at constant pressure is equal to the internal energy of the system plus the product of pressure and volume। जबकि the heat at constant pressure is equal to the enthalpy or heat content of the system। Then what is the relationship between the enthalpy change of the system and heat of reaction? Basically ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। हम ये कह सकते हैं कि heat of reaction और enthalpy is the difference between the enthalpy of products and reactants। Standard states and standard enthalpy changes। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि conditions क्या होती हैं standard heat of reaction के लिए, यानी कि किन conditions में ये reactions carry out होते हैं। Gases के लिए pressure होता है 1 atmosphere। फॉर एनी एलिमेंट अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन। एक्वस सोल्यूशन को हम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट करते हैं एंड कंसंट्रेशन वुड बी 1 मोलर। अब एक एक करके डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड देयर मोलर क्वांटिटीज आर सेम। फॉर एग्जांपल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप अपने सामने देख रहे हैं। देन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर या इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Standard enthalpy of neutralization. Enthalpy change which occurs when 1 mole of water is formed from a reaction between an acid and base. It is always an exothermic reaction. What is heat capacity? Heat capacity को हम इस तरह से define कर सकते हैं, amount of heat required to raise the temperature of a substance through 1 Kelvin. इसके units होते हैं joules per gram per Kelvin. Heat capacity को मैं इस तरह से simply describe कर सकती हूँ कि the capacity of a substance to absorb और evolve heat to produce an appreciable change in temperature। जितना ज़्यादा heat absorb या evolve होगी उतना ही ज़्यादा आपकी temperature में change आएगा, यानी कि change of temperature उतना ज़्यादा होगा, which defines its direct proportionality। इसका फॉर्मूला मुख्तलिफ फॉर्म्स में प्रेजेंट है आपके सामने। हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। देन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स अगर मैं लिखूंगी इसको तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखेंगे, और अगर आप मोल्स की फॉर्म में लिखेंगे देन इट विल बी मोलर हीट कैपेसिटी। देन एंथैल्पी और हीट कंटेंट इज रिलेटेड टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देन दूसरे एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिलेटेड टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैलोरीमेट्री क्या होती है? Calorimetry is the science of measuring the heat content of a reaction. Practically, a device that measures heat flow is called as calorimeter. Calorimetry दो तरह से हो सकती है, constant pressure पे हो सकती है and constant volume पे हो सकती है। अगर मैं constant pressure पे कर रही हूँ then मैं कॉफ़ी कप calorimeter यूज़ करूँगी। इक्वेशन आप देख सकते हैं, Q is equals to m into C into delta T। C is the heat capacity और delta T is the change in temperature। इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का हीट कॉन्टेंट। देन कैलोरीमेट्री कैन बी डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम कर रहे हैं तो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है और इस मेथड के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। हीट ऑफ कंबशन ऑफ डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल्स हम चेक कर सकते हैं थ्रू बॉम्ब कैलोरीमीटर। हेस लॉ क्या होता है? हेस लॉ स्टेट्स The enthalpy change in a chemical reaction is same whether the reaction is single step or it occurs in multiple steps। मतलब ये कि एक रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रहा है तो जो हीट evolve या absorb हो रही है it would be same as compared अगर वही रिएक्शन 2 से 3 स्टेप्स में हो रहा है। यानी कि अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है या सिंगल स्टेप्स में हो रहा है
है लेकिन सेम ही रिएक्शन, देन हीट evolved और एब्जॉर्ब वुड बी द सेम। फॉर एग्जाम्पल आप इमेज में एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरेटिंग अबाउट 68 किलो जूल ऑफ एनर्जी। अब होता ये है कि यही रिएक्शन डबल स्टेप भी होता है। डबल स्टेप ऐसे कि फर्स्ट स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट कर रहा है विच इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और सेकेंड स्टेप में अगर देखा जाए तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम इन दोनों एनर्जीज का सम करते हैं तो इट जनरेट्स अबाउट 68 किलो जूल एनर्जी, जो कि इक्वल हो जाती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिंगल स्टेप, विच प्रूव्स आवर हेस लॉ। बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल एक तरह की एप्लीकेशन है हेस लॉ की, और ये हमें हेल्प करता है इन फाइंडिंग आउट द लैटिस एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। लैटिस एनर्जी हम डायरेक्टली कभी भी डिटर्मिन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड, हम NaCl की एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaCl अगर हमने लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे कि हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए पूरी इक्वेशन लिखेंगे, जिसमें हीट ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी फॉर सोडियम हमने लिखा है, प्लस हीट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सोडियम लिखा है, देन हीट ऑफ एटोमाइजेशन एनर्जी फॉर क्लोरीन लिखा है, देन हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर क्लोरीन प्लस हीट ऑफ लैटिस एनर्जी, यानी कि इन सब की वैल्यूज पुट करके हम लैटिस एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि आप टेबल में भी देख सकते हैं अपने सामने। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई हैव मेड दिस चैप्टर easier enough for you to go through. This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.